वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड से टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और ईच एवरी क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के। अगर वही मैं आपको ये बता दूं कि आपके 6 नंबर पक्के हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो ही आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो यूजीसी नेट यहाँ पर पूछता है एग्जामिनेशन में वो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और ये जो टॉपिक जितने भी मैं आपको बताने वाली हूँ पॉइंट्स, उनको नोट डाउन कर लेना। और दूसरी बात है, इनको आपको पढ़ के ही जाना है। ये 100% यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप मेरे कहने पर अगर आप इनको पढ़ के गए तो। और चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे मैसेज करते हो तो आपको यहाँ पर मैं हिंट एंड रिप्लाई दूँगी, प्लस यहाँ पर आपको जितने भी नोट्स है, सॉल्वर पेपर्स है, PYQs है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आते हो तो आपको 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ में नोट्स मिल सकते हैं। So first question is the kind of samples that is simply available to the researcher by the virtue it is accessibility is known as। तो मतलब यहाँ पे बोला है कि शोधकर्ता के लिए सुलभता यानी कि आसानी से जो कारण आसानी से उपलब्ध होने वाले नमूनों को इस प्रकार से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस नाम से उसको जाना जाता है, किस में स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को तो नाम से ही पता चल गया होगा कि जिसमें सुलभता यानी कि सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो उसको कहते हैं कन्वीनियंस सैंपल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सुविधा नमूनाकरण। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, 2021 में भी आया था और अभी रिसेंटली आया है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपके आ सकता है। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट हु इज इजीली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर, यानी कि सुविधा नमूनाकरण में उन प्रतिभागियों का चयन शामिल होता है जो शोधकर्ता के लिए आसानी से उपलब्ध हो। आपके लिए बेस्ट हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज इन नंबरों पे करते हो तो आपको मिलेंगे 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ में नोट्स, वो भी बहुत ही यूनिक बारीकी से बनाए हुए नोट्स हैं। अब हम जो क्वेश्चंस के जो बाकी ऑप्शंस है इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट का एक फेवरेट टॉपिक है कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू द सब ग्रुप एंड सेलेक्टिंग द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ ईच ग्रुप, यानी कि जो एक ग्रुप होता है इस तरीके से ग्रुप होता है, उसमें 5 पर्सन्स होते हैं, 5 पर्सन्स होते हैं, उनमें से सिलेक्ट किया जाता है, कोटा दिया जाता है यहाँ पे कि भाई देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ये यहाँ पे ग्रुप बना लिया। अब इसके अंदर बोल दिया गया है कि इसमें से 30% जो है वो पार्टिसिपेंट चुने जाएंगे, इसमें से 50% चुने जाएंगे, इसमें से 20% चुने जाएंगे, इसमें से 10% चुने जाएंगे। तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग। आई होप कि क्लियर है। ये यहाँ पर नया ही कुछ ऐड हुआ है वेब सैम्पलिंग। पहले ये नहीं था टॉपिक्स में, लेकिन अभी न्यू एडिशन में आया है वेब सैम्पलिंग इन्वॉल्व द रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से जो सैम्पलिंग जो लिया जाता है वो होता है वेब सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर आता है आपका, देखो यहाँ पे दिस टेक्निक रिलाइड इज द पार्टिसिपेंट रिक्रूटिंग द अदर पार्टिसिपेंट फ्रॉम देयर नेटवर्क इज इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन स्टडी हिडन पॉपुलेशन दैट आर द डिफरेंट टू एक्सेस डायरेक्टली। Think of it like a chain reaction where is a participant introduce of the researcher more population within their social circle. It means that कि यह तकनीकी प्रतिभागियों के नेटवर्क के लिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई जितनी भी भर्ती पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि तकनीकी प्रतिभागियों द्वारा अपने नेटवर्क से अन्य प्रतिभागियों को भर्ती करने पर ये निर्भर करती है। और इसमें जिन यहाँ पे बोला है कि जिन तक सीधे पहुँचना मुश्किल होता है उनको यहाँ पे चयन किया जाता है। दिस इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिफाई द लिस्ट बिलो द थ्रेड्स इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए सूची से शोध की आंतरिक वैधता के खतरों की पहचान कीजिए। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो यहाँ पे बोला है इसका जो राइट ऑप्शन है उसके बारे में हम डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। इसमें लिया जा रहा है बी यानी कि स्टैटिकल रिग्रेशन, और ऑप्शन नंबर डी जिसमें आता है डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, और ऑप्शन नंबर ई एक्सपेरिमेंटल मॉडलिटी। ठीक है ना, तो इसमें 3 यहाँ पे खतरों की पहचान की गई है, जिसमें सांख्यिकी प्रतिगमन है, विशेषों की विभेदक चयन है और प्रायोगिक मृत्यु दर है। इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे आंतरिक वैधता का खतरों की पहचान करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट इज द इशू ऑफ द रिसर्चर एथिक बिकम्स रिलेवेंट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्चर, यानी कि शोध नैतिकता का मुद्दा शोध के निम्नलिखित चरणों में से किसमें प्रासंगिक होता है। तो देखो यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो पीएचडी में पूछा गया है ऑलरेडी, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग में लग रहा है कि आ सकता है। सो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस गिवन हैं, तो ऑप्शन से यहाँ पे कौन सा सही होगा आप कमेंट में बताइए। मैं यहाँ पे आपका ऑप्शन बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है यहाँ पे। तो बी में आ रहा है आपका थर्ड यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ रहा है, और फोर्थ नंबर पे आ रहा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है ना, इसमें 2 ऐसे चरण होते हैं जो शोध मुद्दा पे प्रासंगिक होता है, मतलब कि एक निष्कर्ष की तरफ पहुंच रहे हैं, वो चीज़ होती है यहाँ पे परिकल्पना और डेटा विश्लेषण और व्याख्या। हम जब भी रिसर्च करते हैं तो इन 2 चीज़ों पे निर्भर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपोथेसिस करते हैं और डेटा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस करते हैं, और विश्लेषण यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये दो यहाँ पे मेन बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप so that everybody in the population of interest has an equal chance of the being included in the sample of researcher involved। मतलब कि एक रिसर्च के अंदर इक्वल चांस होता है चूज करने का, मतलब 5 में से इक्वल चांस होता है। जैसे 2 इसमें से ले लिया, इस ग्रुप में से भी 2 ले लिए, इस ग्रुप में से भी 2 ले लिए, या रेंडमली हम चुन रहे हैं, तो वो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि एक यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है संभाविता नमूनाकरण, मतलब हम रेंडमली किसी को चुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है वो सैम्पलिंग कौन से होते हैं। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। अगर आप इसका नाम भी याद कर लोगे तो भी आपके 2 मार्क्स तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे आपको फ्री पॉकेट के। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने बताया कि ईच मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन नॉन जीरो, मतलब कि यहाँ पे नॉन जीरो चांसेस होते हैं सिलेक्टेड के। तो सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब हम रैंडमली किसी को ले रहे हैं। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो पहले इसको चूज़ कर लिया, फिर इसको चूज़ कर लिया, फिर इसको चूज़ कर लिया, मतलब रैंडमली हम ले रहे हैं। तो वो हो गया यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। ठीक है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे भी आप पे मैं पीपीटी बना के लेके आई हूँ ताकि आपको इजी वे में वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। प्रत्येक सदस्य का समान चयन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर बात कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन आता है। देखो तीनों ही जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो तीनों ही एज पे डिपेंड करता है, और stratified random sampling the population is divided into the subgroup and the random sampling and are taken of each strum। यानी कि यहाँ पे बोला है कि स्ट्रेटिफाइड होता है जिसमें स्तरीकृत, यानी कि स्तरीकृत मतलब एक तरीके से हर चयन का स्तर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो जनसंख्या को उपसमूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्तर को यादृच्छिक नमूनाकरण के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। एवरी नंबर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड आफ्टर द रैंडम स्टार्टेड, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि व्यवस्थित नमूनाकरण जिसमें आता है जनसंख्या में प्रत्येक n वे
ठीक है, nवें सदस्य का यादृच्छिक शुरुआत के बाद में चुना जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नेक्स्ट इससे आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आता है मेंबर ऑफ द सिलेक्टेड बेस्ड ऑफ द नॉन रैंडम क्राइटेरिया इज नॉट ऑल मेंबर्स हैव चेंज ऑफ द बीइंग ऑफ इंक्लूडिंग सम एग्जांपल्स, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, ठीक है ना। तो सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट हु इज़ आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है कि जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं गैर संभाव्यता नमूनाकरण, सदस्यों का चयन गैर यादृच्छिक मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों को शामिल किए जाने का मौका नहीं मिलता है। इसके अंदर किसी किसी को चुना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है ना, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट टू द मैच प्री डिटरमाइंड कोटा सब ग्रुप। इसमें भी क्या है कि कोटा दिया जाता है, जैसे मैंने कि अभी समझाया था लास्ट क्वेश्चन में। और स्नोबॉल सैम्पलिंग में मैं आपको समझाई थी कि यहाँ पे भी अन्य लोगों की तरह यहाँ पे आपको मतलब कि एक तरीके से प्रासंगिक प्रत्यय रेखा तैयार की जाती है, ठीक है। पर नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट, तो देखो यहाँ पर है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आपको बताना है कि कौन कौन सा है। अभी मैंने जस्ट बताया कि नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सा आता है। इसका जो आंसर है वो आएगा 4th नंबर आंसर इसका करेक्ट है। 4th में देखो यहाँ पे क्या है, BCE यानी कि डायमेंशनल और स्नोबॉल और यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग। तो ये सब क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मीन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल वेरिएंस दिया हुआ है और आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में मैच कराना है यहाँ पे। तो देखो सिंपल मीन का फॉर्मूला होता है ये वाला, और अगर वेरिएंस दे रखा है तो ये वाला, मतलब कि A में जाएगा 3rd और B में जाएगा 4th, ठीक है, सही हो रहा है। और लास्ट में D में जाएगा 1st और जो बाकी का C है उसमें जाएगा 2nd, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट है इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना और नोट्स लेना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।